नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। BR अम्बेडकर के ताल्लुक़ से अमित शाह की तकरीर पर अपोजिशन का एहतजाज, माफ़ी और इस्तीफ़ा का मुतालबा। तेलंगाना में मोदी अडानी के ख़िलाफ़ चलो राजभवन एहतजाज, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन की शिरकत, अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा। मेडिकल दाखिलों पर तनाज़ा, तेलंगाना हुकूमत ने अदालती फ़ैसले का तफसीली जायज़ा लेने का किया ऐलान, वज़ीर सेहत का ट्वीट। तेलंगाना हुकूमत मंशियात के ख़िलाफ़ कर रही है सख्त कार्रवाई, वज़ीर पुन्नम प्रभाकर का काउंसिल में जवाब, कहा तेलंगाना में मंशियात की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। KTR ने पार्टी MLAs के साथ ऑटो चलाते हुए पहुंचे असेंबली, ऑटो ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड और माहाना 12,000 रुपये देने का मुतालबा। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर की BRS पर तनकीद, ऑटो ड्राइवर्स की भलाई के लिए 10 साल में इक़दामात ना करने का लगाया इल्ज़ाम। अकबरुद्दीन अवैसी की हुकूमत को तजवीज़, कहा तमाम MLAs को अहम बिलों पर मुकम्मल बहस और तजावीज़ देने का मौका दिया जाए। MLC के कविता की कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद, मूसी प्रोजेक्ट के तहत कर्ज और DPR पर झूठे वादों की तहकीकात का किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट बशमूल लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने राज्यसभा में कल होने वाली दस्तूर बहस के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर पर एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की, जो हमारे दस्तूर के मुअम्मार है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर दाखिला अपने गैर काबिल क़बूल रिमार्क्स पर माज़रत करें, जो कौम के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर व कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और दस्तूर की तौहीन की है और इनका RSS का नज़रिया ये साफ जाहिर करता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर की इज़्ज़त नहीं करना चाहते। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इनसे इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हैं। इन्हें मुल्क के अवाम से माज़रत करनी चाहिए और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। मालूम है सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और RSS की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर
उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा ने आज राजभवन के सामने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सनतकार गौतम अडानी के ख़िलाफ़ मोदी अडानी भाई भाई के पोस्टर्स के साथ चलो राजभवन एहतजाज में शिरकत की। ये एहतजाज दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से जारी मुल्क गिर मुहिम का हिस्सा था, जिसका मकसद गौतम अडानी के ख़िलाफ़ मुबैना बदउनवानी के इल्ज़ामात और मणिपुर तशद्दुद और मरकज़ी हुकूमत की खामोशी के ख़िलाफ़ था। एहतजाज का आगाज़ इंदिरा गांधी के मुजस्समे नेकलेस रोड से किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस एहतजाज की क़ियादत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने की, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी और दीगर वज़रा, MLCs और MLAs के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఇక్కడ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు, దీపా దాస్ మున్సి AICC ఇన్ఛార్జ్ గారు, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి భట్టి కుమార్ గారు, రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారు భట్టి గారు, వేలాది మంది ఈరోజు AICC పిలుపు మేరకు రాజ్భవన్ ముట్టడి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. రాజ్భవన్ కూతవేటు దూరంలో హైదరాబాద్ పోలీసులు మనల్ని అడ్డుకోవడంతో ఈ రోజు ఈ రోడ్డు మీదనే మన నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెలియజెప్పాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈరోజు చాలా మంది అనుకుంటున్నారు మీడియా మిత్రులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, మంత్రివర్గ సహచరులు ప్రభుత్వమే ధర్నాలా కూర్చోవడం ఏంటి అని. కొంతమందికి ఈరోజు మేము తెలుపుతున్న నిరసన నచ్చకపోవచ్చు, కొంతమందికి కడుపులో కొంచెం నొప్పి లేవచ్చు. तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मेडिकल PG सीटों के दाखिलों से मुताल्लिक़ अदालती फ़ैसले पर वजाहत करते हुए कहा कि हुकूमत ने GOs 148 और 149 जारी किए हैं ताकि गैर महफूज कोटे के तहत तालीम हासिल करने वाले गैर मुकामी तलबा को लोकल कोटे में शामिल ना किया जाए। इन GOs का मकसद तेलंगाना के तलबा के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर इस फैसले को गलत अंदाज में पेश करके झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने तेलंगाना के तलबा और इनके वालिदैन से अपील की है कि वो इन गुमराहकुन बयानात पर यकीन ना करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि अदालती फ़ैसले का तफसीली जायज़ा लेकर ये यकीनी बनाया गया कि मुकामी तलबा को इनका हक़ मिले। उन्होंने कहा कि अदालती फ़ैसले को इंसाफ के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है और हुकूमत तेलंगाना के तलबा के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना कानून-साज़ कौंसिल में हुक्का सेंटर्स और मंशियात के मसाइल पर तफसीली जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने पहले ही हुक्का सेंटर्स पर पाबंदी का फ़ैसला कर लिया है और मुताल्लिक़ा सेंट्रल एक्ट को सदर जमहूरिया की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत की इजाज़त से 12 हुक्का पॉलर्स चल रहे हैं। मंशियात के केसेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नारसिंगी, गच्चीबौली और दीगर इलाक़ों में जारी तहक़ीक़ात के ज़रिए मंशियात के नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है और फार्म हाउस में गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए सख्त निगरानी का अमल शुरू किया गया है। पूनम प्रभाकर ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में शराब पर पाबंदी नहीं है, लेकिन पार्टीज़ में इसके इस्तेमाल के लिए इजाज़त ज़रूरी है और अगर किसी पार्टी में मंशियात या गैर अखलाक़ी सरगर्मियाँ पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में मंशियात के ख़िलाफ़ कड़ी निगरानी का वादा करते हुए कहा कि इन मामलात में शामिल किसी फ़र्द, चाहे वो सिनेमा से वाबस्ता हो या सियासत से, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पूनम प्रभाकर ने मंशियात की वजह से माशराती तबाही पर तशवीश ज़ाहिर की।
और कहा कि तेलंगाना हुकूमत गांव-गांव में मंशियात को रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। పిల్లల కుటుంబాలకు ఇంతకుముందు గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టుగా కుటుంబాలకే వ్యవస్థ నాశనం అవుతా ఉంది. మీకు తెలుసు రాజకీయంగా కూడా దీని మీద అనేకమైనటువంటి ప్రతి విమర్శలు జరిగినటువంటి కాలం ఈ మధ్య కాలంలో. అది బంధువులైనా చుట్టాలైనా మందు తాగడమే నిషేధం అనేటువంటి చర్చ జరిగినప్పుడు మందు తాగడం నిషేధం లేదనేటువంటి మాట చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడైతే డ్రగ్స్ దొరుకుతా ఉన్నాయో డ్రగ్స్ పట్టుకోవడం అనేటువంటి నేరం కాదు అనేటువంటి మాట చెప్పేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. డ్రగ్స్కు సంబంధించి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సహకరించాలని కోరుతా ఉన్నాం. డ్రగ్స్ను నిరోధించడానికి సంబంధించిన చర్యల లోపల మీరేం సలహాలు చెప్తారో చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నాం. డ్రగ్స్ కావచ్చు, గంజాయి కావచ్చు, ఇది ఒక పెద్ద గ్రామీణ ప్రాంతాల దాకా 10 సంవత్సరాలు ఇవాళ మమ్మల్ని మాట్లాడుతున్నటువంటి వాళ్ళంతా 10 సంవత్సరాలు ఒకవేళ వీటి మీద ఖచ్చితంగా ఉక్కుపాదం మోపి ఉన్నట్టయితే ఇవాళ ఇటువంటి పరిస్థితి రాకపోతుంది అధ్యక్ష. ఇవాళ అటువంటి మాట చేయకపోవడం వల్ల ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ఎందుకంటే మేము రూరల్ కాన్స్టిట్యూన్సీని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం, చాలా పరిస్థితులలో ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉంది. తప్పకుండా పోలీసులు ఈ ప్రభుత్వం ఖచ్చితమైనటువంటి చర్యలు తీసుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. ఇందుకు సంబంధించి మరొకసారి కూడా ఇంతకు గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్టుగా డెఫినెట్లీ అది రాజకీయ నాయకులైనా ప్రముఖులైనా సినీ నటులైనా ఎవరైనా కూడా చర్యలు తీసుకోబడతాయి. దాంట్లో రాజకీయ విమర్శలకు ప్రభుత్వం ఏం భయపడేది ఏం లేదు. డెఫినెట్లీ జరిగిన పరిణామాలంతా కూడా తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు. అది ఎవరి బంధువులున్నా ఏమున్నా ఎక్కడున్నా ఏది ఇష్యూ ఉన్నా దానికి సంబంధించి పొలిటికలైజ్ చేసే ప్రయత్నం జరిగినా, బ్లేమ్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా, ప్రభుత్వానికి బురద ఊసే ప్రయత్నం చేసినా ప్రభుత్వం తప్పకుండా గట్టిగా నిలబడి ఈ డ్రగ్స్ కు సంబంధించిన విషయం లోపల నిల్చుంటది. ఇది తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. बीआरएस के एमएलएस ने ऑटो ड्राइवर्स के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए तेलंगाना असेंबली को ऑटो रिक्शा में पहुंचे और ड्राइवर्स की वर्दी पहनी। बीआरएस का कहना है कि तिरनियों ऑटो ड्राइवर्स ने खुदकुशी की है और हुकूमत से मुतालबा किया कि ऑटो ड्राइवर्स को 12,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाए। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने कहा, हमारी मांग है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करें और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएं, इन्हें माहाना 12,000 रुपये गुजारा अलाउंस दें, इंश्योरेंस फराहम करें और इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादे पूरे करें। ఆటో కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును వెంటనే, ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే, ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే, ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే. ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటోనే, ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలకు వెంటనే, ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే, ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే, ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఆటో కార్మికుల కుటుంబాలను వెంటనే, ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే, ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే. జై తెలంగాణ. ఆటో కార్మికులకు సంక్షేమ బోర్డును వెంటనే. చెప్పకండి బయట ఓకే, బయట ఓకే. యు గో నా స్పీకర్ అన్న ఒక నినాద. वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पुन्नम प्रभाकर ने बीआरएस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि यह मगरमच्छ के आंसू है और अगर ये वाकई मुखलिस होते तो पिछले 10 सालों में ऑटो ड्राइवर्स की भलाई के लिए इक़दामात करते। उन्होंने कहा, सियासी ड्रामे के बजाय मसाइल पर संजीदगी से बातचीत की जाए और हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को जमहूरी अंदाज में हल करने के लिए पुरअज़्म है। టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆటో కార్మికుల పైన మొసలు కన్నీరు గారుస్తూ ఉంది. నిజంగా వాళ్ళు ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికులకు తీసుకున్న సంక్షేమ కార్యాలయం అని ఉంటే చెప్పాలి. ఉదాహరణకు మెట్రో వస్తే
ఇతరులపై ప్రభావం పడ్డదనో, మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఇస్తే ఆటోలపై ప్రభావం పడ్డదనే చెప్పేటువంటి ఆరోపణ తప్పు. మేము ఎక్కడ కూడా బస్సు ప్రయాణికుల ఇంటికి వెళ్ళడం లేదు. బస్సు గతంలాగానే బస్టాండ్ నుంచే పోతా ఉంది. ప్రజలు ఇంటి దగ్గర నుంచి బస్టాండ్కి రావడానికి ఆటోలు వాడుకుంటా ఉన్నారు. అవును, ఎన్నికల హామీ మేము 12,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇస్తామని చెప్పినాం. మీ నిర్వాహకం వల్ల, ఆర్థిక సంక్షోభం వల్ల ఈ సంవత్సరం ఇవ్వలేకపోయినాం. భవిష్యత్తులో తప్పకుండా ఆటో కార్మికులను ఆదుకునే బాధ్యత మా ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. ఇటువంటి రాజకీయ క్రీడలు మీరు ఇలా ఒకరోజు కొరకు ఏదో ఆటో కార్మికులు వేసుకునే డ్రెస్సులు వేసుకొని ఇతరత్ర ఏదో ఇటువంటి వేషాలు వేసేటువంటి ప్రయత్నం, నిన్న బేడీలు వేసుకొని ఇటువంటి చేయడం అనేటువంటిది ఇట్స్ లైక్ పొలిటికల్ డ్రామా. అటువంటి చేయకండి. నిజంగా మీరు ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే నేను అడుగుతా ఉన్న టీఆర్ఎస్ లెజిస్లేటర్ పార్టీ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ పొలిటికల్ పార్టీ ఎన్నడైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్కు ఆటో కార్మికుల మీద ఈ డెమోక్రసీలో ఈ సమస్యలు రిప్రజెంటేషన్ చేసిరా? వెనుకటికి కూడా సామధాన భేద దండ అంటారు. అవేం లేకుండా మీరు కనీసం రిప్రజెంటేషన్ కూడా చేయకుండా మీరు అటుగా ప్రొటెస్ట్కి వెళ్ళిపోతే మేము అనేక సందర్భాలు ఆటో కార్మికులతో సమావేశాలు పెట్టినాం. రండి, ఆటో ప్రతినిధులు తీసుకొని బరాబర్గా డెమోక్రటిక్గా మా ఆఫీసులో కూర్చొని మాట్లాడదాం. అంతేగాని ఇటువంటి వాళ్ళ పేరు మీద మీరు పొలిటికల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఇది మంచిది కాదు సమాజానికని మనం చేస్తాం. तेलंगाना असेंबली में आज अहम बिलों पर बहस के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने अहम तजावीज़ पेश की है। उन्होंने कहा कि असेंबली में पेश होने वाले तमाम अहम बिलों को पढ़ने, इन पर तजावीज़ देने, तरमीमी तजावीज़ पेश करने, इन पर मुकम्मल बहस का मौका MLAs को दिया जाए। उनका कहना था कि इससे न सिर्फ ऐवान की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी बल्कि हर रुकन असम्बली को अपनी राय और तजावीज़ देने का मौका मिलेगा। अकबर अवैसी ने मज़ीद कहा कि बिलों को सिर्फ वज़ीर या हुकूमती अरकान के ज़रिए पेश करना या इन पर फैसले करने का तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, बल्कि असम्बली के तमाम अरकान को इन बिलों पर अपनी राय देने का पूरा हक़ होना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि बिलों पर मुकम्मल बहस की जानी चाहिए और अगर किसी रुकन के पास इसमें से कोई बेहतरी की तजवीज़ हो तो इसे पेश करने का मौका दिया जाए। Honorable Speaker, sir, I just need one clarification from the chair, sir, is that the bill has been introduced now. The silent features are being getting read by the Honorable Minister Saab. So I would like to know whether we will be getting a chance to give our amendments or not. Because I was told and informed that it has been suspended. It has been announced by the chair. Secretary Saab, I just went and clarified. He said that it has been announced in the House that the bill will be introduced and today itself the bill will be cleared. So I would like to know, sir, because the rule position says, sir, that you have to give some time. And if a minimum time, at least 12 hours needs to be given for members to submit their amendments. And now that, sir, last night also, sir, at 12 o'clock on the website, in the agenda, it was mentioned, sir. रात के 12 बजे आ रहा है साहब हमारे को एजेंडा और ये बिल इतना बड़ा है, इसको थोड़ा वक्त अगर देंगे आप तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने अमेंडमेंट्स भी दे सकते हैं. We can give our good suggestions also in this bill, sir. Because earlier government has committed big mistakes and blunders in this, sir. We do not want the same mistakes to be repeated again by the Congress government. So kindly I request the Honorable Chair to give us a time to submit our amendments and we can continue this debate tomorrow, sir, after your briefing on the bill, sir. Yes, amendment के लिए मौका दीजिए. అక్బరుద్దీన్ గారు కూడా చెప్పారు, వారికి సమయం కావాలన్నారు. జనరలీ అధ్యక్ష, మనము గత 10 సంవత్సరాలు, ఎందుకంటే 10 సంవత్సరాలు ఎందుకంటా ఉన్నాం అంటే 2014లోనే రూల్స్ తీసుకొచ్చారు మీరు. 10 ఇయర్స్ కాలంలో, లాస్ట్ 10 ఇయర్లో చాలా సందర్భాల్లో మీరు రూల్స్ సస్పెండ్ చేసి బిల్స్ పాస్ చేసిరు. అక్కడ హరీష్ రావు గారు, వెనకాల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, వినండి సార్, వినండి, చేసిండ్రు. చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అమెండ్మెంట్స్కు అవకాశం ఇవ్వలేదు. మేము కూడా అడిగినాం. కానీ ఈరోజు మేము ఇంకా ప్రజాస్వామికంగా ఉండాలని స్పీకర్ గారు అనుమతిస్తే, ఎందుకంటే మేము మా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు, ఇంతకుముందే చెప్పారు, మాకు ఏ విధమైన బేషిజాలు లేవు, సామాన్య ప్రజానికానికి ఇబ్బంది లేకుండా రేపు చట్టం ఉండాలనే యోచన చేస్తూ ఉన్నారు. డెఫినెట్లీ సార్, వారు చదువుతున్న తర్వాత మీకు సమయం కావాలంటారు. యూఆర్ సీకింగ్ టైమ్ ఫర్ టిల్ టుమారో. డెఫినెట్లీ వి విల్. యా సార్, మీరు అనుమతిస్తే మాకేమీ ఇబ్బంది లేదు అధ్యక్ష. రేపు ఇస్తామని చెప్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ సార్ అధ్యక్ష, ప్రెసిడెంట్ అయిపోతుంది ప్రతి సందర్భంలో కూడా.
ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన బిల్లుకు సంబంధించిన అంశం విషయంలో కనుక మీరు ఒక మరి రూల్కు సంబంధించి సడలింపు చేసి ఇస్తే అమెండ్మెంట్కి సంబంధించిన అంశం విషయంలో కూడా విల్ టేక్ ద అమెండ్మెంట్స్ ఆల్సో. వీఆర్ వెరీ ఓపెన్ అధ్యక్ష. We just want to see that the common man is not being affected. We by rule book if we go, sir, we are going by the rule book which has been prepared by them. వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసింది వాళ్ళే పాటిస్తలేరు సార్ అధ్యక్ష. మేము పాటిస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చొనేమో పాటించాలన్నారు, అక్కడ కూర్చొని పాటిస్తలేరు రూలు. ఈరోజు మేమేం చేయాలి అధ్యక్ష? దానికి ఇక్కడ కూర్చున్న రూలు, అక్కడ కూర్చున్న రూలు అంటే ఎట్లా సార్ అధ్యక్ష? మేము ఇంకా కూడా బ్రాడ్గా చెప్తా ఉన్నాము సార్. సార్ సార్ ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నాము. మేమేమన్నాము అధ్యక్ష? హరీష్ రావు గారు, అక్బరుద్దీన్ గారు సూచన ఇచ్చిండ్రు, సాంబశివరావు గారు కూడా అన్నారు మాకు సమయం కావాలని. ఎప్పుడైనా సార్ మీరు కూడా చూసిండ్రు, अकबर भाई आप भी देखे कल 10 साल आप ही थे, हम बीच में 5 साल नहीं थे. कभी उन लोग दिए क्या? कभी उन लोग दिए क्या? हम लोग देखो ఈరోజు నేను మీరు అనుమతిస్తే రేపు మంత్రి గారు కూడా డెఫినెట్లీ రేపు సమయం తీసుకొని చర్చించి తీసుకోవడం జరుగుతుందని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నది. Honorable Speaker, sir, I thank Legislative Affairs Minister Saab for rising and clarifying and giving us all the opportunities for giving the amendments also, sir. But I would like to say one thing and sit down, sir. Sir, he's saying that the rules were prepared when they were in power. Yes, sir, that is right, sir. Sir, we have never been in power, sir. But we objected then also, sir, that this rule is wrong. Sir, let me say this. अब आप सोचिए अपने विजडम से, अपनी सोच से कि आज वो यहां पर क्यों है, कि ऐसे गलतियां करे बोलकर आवाम इनको यहां भेजी और आपको वहां भेजी. अगर आप भी इन्हें जो करे थे बोलकर वही करेंगे तो फिर आप भी बहुत जल्दी फिर वहां से हट जाएंगे. प्लीज, गलत, टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक अ राइट. टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक अ राइट. People have given you mandate to correct the wrongdoings of these people. So we have to correct that. That is very important, sir. Once again, sir, I thank you very much, sir, and I thank the Minister Saab also for accepting the amendments and giving us a chance, sir. One clarification, Honorable Minister Saab has not given, sir. Sir, after the briefing and after Minister Saab's speech, sir, are we going to adjourn the House and give us a chance next day to come prepared for this or not, sir? Thank you, sir. Sir, we told earlier also we are very open, and today after you adjourn the House, we will meet tomorrow and we will take up the discussion further, and the conclusion will be given by Honorable Minister. MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने नागरम निज़ामाबाद में मस्जिद करीम पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि मुल्जिमान ने मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मदरू किया है और कुरान पाक की बेहुरमती की है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से ये मुसलमानों या इनके इदारों पर 25वां हमला है. कहा और ये सब कुछ वज़ीर आला के पास होम का महकमा होने के बावजूद हो रहा है. उन्होंने कहा कि तमाम फ़िरक़ा वाराना हमलों में तेलंगाना पुलिस सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाती है और कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती. अमजदुल्ला खान का कहना था कि इन्हें पूरा यकीन है कि नागरम के इस वाक़े को भी चोरी के केस के तौर पर बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वाक़े के बावजूद निज़ामाबाद के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर जो अक़लियती उमूर के मुशीर है खामोश हैं और अभी तक भी मस्जिद का दौरा करके जायज़ा तक नहीं लिया. देखिए भाई, मस्जिद करीमिया बोलकर निज़ामाबाद में एक मस्जिद के ऊपर जो है सुबह में जब मौज़म साहब जैसा रूटीन में जाते फजर की नमाज को ऐसा गए तो मस्जिद का लॉक टूटा हुआ दिखा और फिर जब अंदर गए दाखिल हुए तो पूरा साउंड सिस्टम भी उसका तोड़फोड़ था और अंदर जो कुरान रखे हुए थे पूरे कुरान को जो है उसको फ्लोर पे फेंक दिए. तो इमीडिएट मौज़म साहब जो भी देखे वो उस मस्जिद की कमेटी वालों को इत्तला करे, फिर अहले महिला को इत्तला हुई, पुलिस वगैरह आई तो पुलिस आकर जो है एक FIR इशू करे, उसमें चोरी का FIR इशू करे. तो मैं पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को बात किया, ये चोरी नहीं है ये, क्योंकि मस्जिद के ऊपर दूसरी मरतबा हो रहा है ऐसा वाक़या. चोर अगर रहता तो उन्हें जो है वो साउंड सिस्टम चुरा लेके, घड़ी चुरा लेके जाता. चोर जो है कुरान की बेरुमती नहीं करता. ये कोई RSS BJP बजरंग दल वाले हैं जो ये हरकत करे सो है. तो हमारा मुतालिबा है और वाक़या होकर तकरीबन 4-5 दिन होने को आ रहा.
अभी तक भी जो है उसके कातिल को नहीं गिरफ्तार नहीं करे। तो कहीं ना कहीं जब से हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम बने हैं, कांग्रेस पावर में आई है, फिरका परस्त अनासिर को हिम्मत अफजाई हो रही है। आप देखिए साबिक में भी ऐसे कई वाकयात हुए, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। सबसे बड़ा मसला आपके सामने जैनूर का मसला है। आज बराबर जो है 65 दिन होने को आ रहा है जैनूर का फिसाद होके, आज भी वहाँ मुसलमानों को दुकानात खोलने की इजाज़त नहीं है वहाँ पर। और जो फिरका वाराना फिसादात के लिए जिम्मेदार थे, जो 140 दुकानात जलाए, मकानात 40 मकानात को नुकसान पहुँचाए, 4 मसाजिद को नुकसान पहुँचाए, उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं हुई अभी तक। अगर बराए नाम किसी की गिरफ्तारी हुई है तो उनको बेल मिल गई उनको। तो कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी की सरकार जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अपना रहे हैं, जिससे पुलिस खामोश बैठी हुई है और हिंदुत्व फोर्सेस को हिम्मत अफजाई हो रही है। आने वाले दिनों में यह कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह है। मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से गुजारिश करता हूं कि इमीडिएट एक टीम भिजाइए। तेलंगाना में जो 1 साल के अंदर 25 ऐसे वाकयात हुए जो मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, उसकी रिपोर्ट तलब करिए और जो भी हो सकता है इस मसले को सुधारने की कोशिश करें। देखिए एमबीटी पार्टी की तरफ से भी जो है डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा, गए थे ना हमारे अब्दुल खादर साजिद साहब जो सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक है, उन्होंने गए थे वहाँ पर। और उनके साथ में हमारे मीर बशारत अली साहब निज़ामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, और हमारे अब्दुल बासित साहब हैं टाउन के सदर, पूरे गए, मस्जिद का महीना किए, मुतवल्ली साहब से मुलाकात किए, फिर कंप्लेंट दिए, एफआईआर की कापी डेली वो लोग से मैं उनसे रिव्यू कर रहा हूँ कि क्या हुआ, अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं करे बोला। तेलंगाना कानून साज के रुकन आमिर अली खान ने हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तामीर से मुतासर होने वाली जायदादों के मालिकीन को मुनासिब मुआवजा देने की ख्वाहिश की है। कौंसिल में वक्फे सफ़र के दौरान आमिर अली खान ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में साल 2012 में ही मेट्रो ट्रेन की मंजूरी हुई थी। ताहम मौजूदा हुकूमत ने पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तोसी कर रही है, जिसकी वजह से 1100 से ज़ायद जायदादें मुतासर हो रही है। आमिर अली खान ने बिलखुसूस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की है कि वो मुतासरीन में माक़ूल मुआवजा अदा करें। चेयरमैन साहब, 2012 में हैदराबाद मेट्रो रेल की तामीरी कामों का आगाज़ हुआ था और उसी वक्त पुराने शहर की राहदारी को इस मंसूबे में शामिल किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसमें ताख़ीर के बाद अब 7.5 किलोमीटर महात्मा गांधी बस स्टेशन से चार मीनार पर काम शुरू हो गया जा रहा है। इस रास्ते पर तारीख़ी मजहबी इमारतें हैं साहब, 1100 जायदादें मुतासिर हो रही हैं, लेकिन जो जायदादें हासिल की जा रही हैं उन्हें माकूल मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये एक काम शिकायत है। अगर रियल टाइम डेटा निकाल के उन्हें चेयरमैन साहब जो जायदादें मुतासिर हो रही हैं वो तिजारती कमर्शियल इलाका है, इसीलिए अगर पुराने शहर की जायदादों के ऊपर जो ओनर्स हैं उनके ऊपर अगर आपके ज़रिए से मैं रियासती हुकूमत को बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि इस राहदारी पर मौजूद जायदादों के मालिकीन को माकूल मुआवजा की अदायगी पर गौर करें, ताकि पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में इंतहाई अहमियत में हामिल इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जा सके। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। हैदराबाद हज हाउस नामपल्ली में तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर के दौरे के दौरान आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौलाना मुश्ताक से जेड न्यूज़ टीवी चैनल के चेयरमैन और पेट्रोवेटिव व्यूज़ के एडिटर मोहम्मद रियाज अहमद ने मुलाकात की और इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, महबूबनगर कांग्रेस पार्टी के यूथ आइकॉन उमेरुल्ला कोतवाल और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर मूसी प्रोजेक्ट के मामले में अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने आलमी बैंक को 4100 करोड़ रुपए के खर्च की दरख्वास्त की, जबकि प्रोजेक्ट का तखमीना 1.5 लाख करोड़ रुपए है। कहा डीपीआर की मौजूदगी से इनकार ये अवाम को धोखा देने की कोशिश है। कविता ने दावा किया कि मूसी प्रोजेक्ट के तहत 16,000 ख़ानदानों को बेदखल करके रियल इस्टेट मनसूबे बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शफाफियत ना हुई तो तहरीक चलाई जाएंगी और बीआरएस अवाम के हुकूक के लिए लड़ती रहेगी। In Telangana, Congress government
has been continuously duping the people of Telangana. They are lying to the people of Telangana. They have sought 4,100 crores of funds from the World Bank in September, when they have clearly said that there is a detailed project report for Musi River Development Project. Again, Telangana government has sought funds from the central government, 14,000 crores, stating that Musi River Development Project is going to take place. But yesterday in Assembly, despite asking them repeatedly, they have lied to the Assembly. Why are they lying repeatedly to the people of Telangana? Why are you getting loan from the World Bank? In the 10 years, BRS government did not let the World Bank enter into Telangana. Why are you now seeking help from World Bank? You are already seeking loans and getting loans of 1,28,000 crores from various private banks and government banks. Why are you going to the World Bank is my question to the Honorable CM of Telangana. If you are going to the World Bank, why are you lying to the people of Telangana? This is my straight question. I have all the relevant papers that I have showed and shared with the media. I will do it again, and we need to question the government of Telangana. Why this secrecy? Why this hypocrisy? Thank you. Jai Telangana. हैदराबाद के मलारदेवपल्ली में जीएचएमसी ने लक्ष्मीगुड़ा से वेम्बे कॉलोनी तक फुटपाथ पर मौजूद गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम कर दिया। पैदल चलने वालों को सहूलत फराहम करने और ट्रैफिक की रवानगी बेहतर बनाने के लिए ये कार्रवाई भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अंजाम दी गई। ताहम दुकानदारों की जानिब से इस मुहिम की मुखालिफत की गई। इस मौके पर माहौल कशीदा देखा गया। राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ ने मौके पर पहुंचकर हुकाम से बातचीत की और मुशावरत के लिए कार्रवाई को आर्जी तौर पर रोकने की दरख्वास्त की। మార్నింగ్ 9:30 10 నుంచి స్టార్ట్ చేసిర్రు ఊళ్ళో కొట్టడం. కనీసం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, ఒక 10 నిమిషాలనే మనం చెప్పాలి, టైం ఇవ్వాలి పబ్లిక్ కి. ఊళ్ళో కొట్టడం తప్పని అంటలేదు, ఊళ్ళో కొట్టడం ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి చేయాలి. కానీ కనీసం మెట్టు వరకు ఊళ్ళో కొట్టడం, ఇక్కడ వరకు రోడ్ ఏమంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఆపోజిట్ లో ప్రకాష్ గౌడ్ ఇల్లు ఉంది, మీ ఏమో ఇంత లోపల తీసిరు, వాళ్ళు ఏమైనా టచ్ చేసిరా? ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి ఎమ్మెల్యే ముందు కొని ఫస్ట్ నేను చేస్తాను, అది అయిపోయిన తర్వాత అందరం చేద్దాం అంటే అందరం ముందరకు వస్తాము. తను ముందర ఉండి తను చేపియాలి, అందరం రూల్స్ ప్రకారం. तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल और तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौलाना मुश्ताक का हज हाउस हैदराबाद में तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर के दौरे के मौके पर इस्तकबाल किया। इस मुलाकात के दौरान अक़लियती बहबूद और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादिला ख़याल किया गया और दोनों रियासतों के दरमियान अक़लियती बरादरी के फ़लाह बहबूद के लिए माली ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। तक़रीब में मौलाना मुश्ताक की खिदमात को सराहा गया और मुस्तक़बिल में दोनों कॉरपोरेशंस के दरमियान इश्तराक अमल को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया।
सब इधर देखिए। मिलत के बड़े आदमी है वो हमारे और यार जी यार बुजुर्ग वाले तो रिटायर तेलंगाना कानून साज कौंसिल में आज मजलिस के रुकन मिर्ज़ा अहमद बेग कादरी ने ग्रेटर हैदराबाद में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत के कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने की दरख्वास्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहर हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी और रोज़ाना की बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और इनके मुनासिब तरीके से काम करने की ज़रूरत है ताकि शहर में हादसात की शरह में कमी आ सके और शहरियों को बेहतर सहूलत मिले। मिर्ज़ा अहमद बेग ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में लाइट्स की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बेगर चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि ग्रेटर हैदराबाद के एरिया में कई महीनों से साहब स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। చారి గారు तो मैं మీరు అటు పోయి కూర్చొని మాట్లాడండి, అట్లా మాట్లాడడం పద్ధతి కాదు కదా। आपको आपके ज़रिए ग्रेटर हैदराबाद के जितने जोन हैं, खैरताबाद जोन, श्रीनिंगमपल्ली जोन और कुकटपल्ली जोन, ईस्ट जोन और चार मीनार जोन और सिकंदराबाद जोन, इन एरियो में जीएचएमसी की तरफ से जो बड़े बड़े चौरसों पे हाई मार्क्स हो या सेंटर मीडिया लाइट हो या मॉडर्न लाइट हो या बस्तियों में स्लम एरियो में जो स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस था साहब, वो कई महीनों से ये नहीं हो रहा। तो आपके ज़रिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द कराने से आवाम को सहूलत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बीआरएस क़ायद व साबिक़ हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया में गलत अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए बीआरएस लीडर मुक़ी चंदा ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि मोहम्मद सलीम कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे और वो हायर टैक्स पे करने वाले हैं और वो हुकूमत का कोई पैसा बाकी नहीं है। हालिया वाक़यात में साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन और साबिक़ एमएलसी जनाब मोहम्मद सलीम साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम तराशी का दौर चल रहा है। बहुतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी, किरदार कशी, इस किस्म के एक जो है ऊँचे हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं सलीम साहब को बदनाम करने के लिए कि वो जो है हुकूमत का पैसा बाकी है, किसी और का पैसा बाकी है। सलीम साहब पूरे जो है हैदराबाद में, पूरे हिंदुस्तान में किसी का भी 1 रुपया बाकी नहीं है। हुकूमत के जो उनके कारोबार है उस सिलसिले में टैक्स बनने में भी हायर टैक्स पेयर है। आप नो ड्यू सर्टिफिकेट सलीम साहब के पास है। उसके अलावा दूसरे भी इल्जाम कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये सब सरासर गलत है। कुछ लोग किरदार कशी करते हुए कोई जो सलीम साहब को डैमेज करना चाहते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। सहाफ़ियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आपको अगर कोई इत्तला आती है तो होटल अनमोल कॉन्टिनेंट पर सलीम साहब मौजूद है, आप उनसे तस्हीह करा सकते हैं, उनसे आप वजाहत ले सकते हैं या मुझसे भी आप पूछ सकते हैं।
आपको पता चलेगा। ये सब गलत बातें हैं, गलत चीजें हैं। आप देखेंगे वक्फ बोर्ड में जब तक सलीम साहब चेयरमैन थे उन्होंने 7 मसाजिद को आबाद किया, बेवाओं के लिए उन्होंने फंड रखा, दीगर कई एक फलाही इक़दाम किए और उनके दौर में वो किरायों को जो है बढ़ाकर वसूल किया गया। वक्फ बोर्ड में 10 करोड़ रुपए जमा थे, जब वो छोड़े, जब वो जो है उनकी मियाद खत्म हुई, सलीम साहब के ऊपर जो है इल्जामात लगाकर कुछ लोग जो है मौजू मजाक बनाना चाहते हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं कि अल्लाह से डरे, जो है वो हकीकत बोले। किसी के इल्जाम लगाने से, किसी की किरदार कशी से कुछ होने वाला नहीं है। आप उनके गुनाहों को अपने सर ले रहे हैं। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि इन बातों पर तवज्जो ना दें। शुक्रिया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। BR अम्बेडकर के ताल्लुक से अमित शाह की तकरीर पर अपोजिशन का एहतजाज, माफ़ी और इस्तीफ़ा का मुतालबा। तेलंगाना में मोदी अडानी के खिलाफ चलो राजभवन एहतजाज, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन की शिरकत, अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा। मेडिकल दाखिलों पर तनाज़ा, तेलंगाना हुकूमत ने अदालती फ़ैसले का तफसीली जायज़ा लेने का किया ऐलान, वज़ीर सेहत का ट्वीट। तेलंगाना हुकूमत मंशियात के खिलाफ कर रही है सख्त कार्रवाई, वज़ीर पुन्नम प्रभाकर का काउंसिल में जवाब, कहा तेलंगाना में मंशियात की रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। KTR ने पार्टी MLAs के साथ ऑटो चलाते हुए पहुंचे असेंबली, ऑटो ड्राइवरों के लिए वेलफेयर बोर्ड और माहाना 12,000 रुपये देने का मुतालबा। वज़ीर पुन्नम प्रभाकर की BRS पर तनकीद, ऑटो ड्राइवर्स की भलाई के लिए 10 साल में इक़दामात ना करने का लगाया इल्ज़ाम। अकबरुद्दीन अवैसी की हुकूमत को तजवीज़, कहा तमाम MLAs को अहम बिलों पर मुकम्मल बहस और तजावीज़ देने का मौका दिया जाए। MLC के कविता की कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद, मूसी प्रोजेक्ट के तहत कर्ज और DPR पर झूठे वादों की तहकीकात का किया मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।